Good morning, class. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग। तो आज कुछ पॉइंट्स जो बचा हुआ था सिर्फ उसको हम लोग पढ़ के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे होपफुली। स्टिल पीपल आर कमिंग इन। Is it visible, class? Is my screen visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? We were at Cross credit swaps. cross credit swaps. क्रॉस क्रेडिट स्वैप्स ये हो गया था, फिर दोबारा से पढ़ने की जरूरत है इसको, क्रॉस क्रेडिट स्वैप्स को। सर हो गया था। हो गया था। सर अभी भी लोग आ ही रहे हैं।
क्रॉस क्रेडिट स्वैप्स हो गया था। कोई बताएगा कि क्रॉस क्रॉस क्रेडिट स्वैप होता क्या है? व्हाट इज क्रॉस क्रेडिट स्वैप? एनीबॉडी? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्रॉस क्रॉस क्रेडिट स्वैप क्या है बताओ? कोई तो बताओ जल्दी। सर फॉरेन करेंसीज का एक्सचेंज होता है इसमें बैंक और पेरेंट कंपनी के बीच में। ठीक है, और वो बैंक कहाँ का होता है? फॉरेन कंट्री में बैंक होना चाहिए। फॉरेन कंट्री मतलब कहाँ पे? किस किस फॉरेन कंट्री में? सर जहाँ पे Sir, मतलब- subsidiary जहाँ पे company. सब्सिडरी हो सर किसी पेरेंट कंपनी का। वेरी गुड, यही आंसर होना चाहिए। क्रॉस क्रेडिट जो है स्वैप, वो पेरेंट कंपनी और फॉरेन बैंक के बीच में होना चाहिए। वो फॉरेन बैंक उस कंट्री का बैंक होना चाहिए जहां पे पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी ऑपरेट करती हो। मतलब अगर कोई यूएस की पेरेंट कंपनी है, वो अपनी सब्सिडरी कंपनी इंडिया के साथ कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना चाहती है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसको एग्रीमेंट करना पड़ेगा इंडिया के किसी बैंक से। तो इंडिया का बैंक उस यूएस के पेरेंट कंपनी के लिए फॉरेन बैंक होगा। अब कैसे काम करता है ये क्रॉस क्रेडिट? होता क्यों है? क्योंकि अगर कोई पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहती है, तो वो डायरेक्टली नहीं दे पाएगी। देगी तो फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क इन्वॉल्व होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के फ्लक्चुएशंस का रिस्क इन्वॉल्व होगा। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए वो क्या करती है? बैंकों के साथ एग्रीमेंट करती है। किस वैल्यू का एग्रीमेंट करेगी? उतने ही वैल्यू का एग्रीमेंट करेगी जितने वैल्यू का उस पेरेंट कंपनी को अपनी सब्सिडरी कंपनी को फाइनेंशियल लोन प्रोवाइड करना है या असिस्टेंस देना है, राइट? अब मान लीजिए कि इसने क्या तय किया? इसने ये तय किया कि भाई अब हमको लोन देना है 10% पर एनम पे देंगे या 12% पर एनम पे देंगे, जो भी होगा। तो उसने बैंक के साथ एग्रीमेंट किया। बैंक क्या करेगा? सब्सिडरी कंपनी जहां पर है उस देश का बैंक क्या करेगा? उस सब्सिडरी कंपनी को डोमेस्टिक करेंसी में लोन प्रोवाइड कर देगा और उसके अगेंस्ट में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा जो कि हायर देन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज बीइंग चार्ज्ड बाय द पेरेंट कंपनी, उससे ज्यादा होगा। अब जब वो लोन का ड्यूरेशन मैच्योर कर गया, तो सब्सिडरी कंपनी होम करेंसी में, यानी कि अपने ही देश में की करेंसी में, बैंक को पैसा रिपे करेगी इंटरेस्ट के साथ। और वो बैंक क्या करेगा? जो पेरेंट कंपनी है उसको फॉरेन एक्सचेंज में पैसा इंटरेस्ट के साथ लौटा देगा। जो बीच का डिफरेंस अमाउंट हुआ वो बैंक की कमाई हो गई, क्योंकि बैंक ने अपने सर्विसेज को प्रोवाइड किया। दिस इज हाउ क्रॉस क्रेडिट स्वैप्स फंक्शन।
एम आई क्लियर क्लास? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग आए तो इसके बाद का क्या है? इसके बाद का है बैक टू बैक क्रेडिट स्वैप। ये बैक टू बैक क्रेडिट स्वैप क्या होता है? व्हाट इज दिस बैक टू बैक क्रेडिट स्वैप? आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। इन अ बैक टू बैक क्रेडिट स्वैप, टू कंपनीज लोकेटेड इन टू डिफरेंट कंट्रीज, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि टू कंपनीज लोकेटेड इन टू डिफरेंट कंट्रीज, दो कंपनियां दो अलग अलग देशों में स्थित होंगी, may agree to exchange loans in their respective currencies, right? May agree to exchange loans in their respective currencies. आगे, for a fixed period, for a fixed period. For example, कोडैक, कोडैक जो कि अब बंद हो गई। कोडैक पता है ना क्या होता है, जिसको हम लोग पता नहीं एड वगैरह आपने देखा है कि नहीं? कोडैक मोमेंट जो हम लोग कहते थे, याद है? हैव यू सीन दैट एड कोडैक? No, sir. ठीक है, तो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल कोडैक एन अमेरिकन मल्टीनेशनल जो कि अब बंद हो गई है, में लेंड इन यूएस डॉलर्स टू द यूएस बेस्ड सब्सिडरी ऑफ, क्या क्या पढ़ेंगे इसको? फ्यूजी, while the latter a Japanese multinational may lend in Japanese yen to the Japan based subsidiary of Kodak। दोबारा से इसको समझिएगा, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं, पहले वो लाइन, पहली वाली लाइन देखिए क्या कह रहा है। इन अ बैक टू बैक क्रेडिट स्वैप, टू कंपनीज लोकेटेड इन टू डिफरेंट कंट्रीज may agree to exchange loans in their respective currencies for a fixed period. For example, Kodak, an American multinational company, may lend in US dollar to the US based subsidiary of Fuji, while the latter, a Japanese multinational, may lend in Japanese yen to the Japan based subsidiary of Kodak। इसको मैं एग्जांपल्स, मैं शेयरिंग थोड़ा अगर बंद करूं तो देखिए, दो कंपनी मान लीजिए, कोई भी कंपनी आप ले लीजिए ना, जैसे कोडैक और फ्यूजी लेना कोई जरूरी तो नहीं है। अगर हम लोग बात करें पहले दो दो कंट्री की, दो कंट्री पहले हम लोग ले लें, इंडिया और यूएसए। यूएसए ही लेते हैं। यूएसए की कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, जैसे कोई भी कंपनी बताओ यूएसए की। जीई, जनरल इलेक्ट्रिकल्स। इंडिया की कोई कंपनी बताओ, जैसे अगर हम लोग बात करें टाटा से। टाटा मोटर्स ले लो। ये दो मल्टीनेशनल कंपनी है। इंडिया की ये एमएनसी है और ये यूएस की एमएनसी है। ध्यान देना, ये इंडिया की एमएनसी है तो इंडिया के लिए ये पेरेंट कंपनी हो गई। इंडिया के लिए क्या हो गई है?
और जनरल इलेक्ट्रिकल्स जो है वो यूएस के लिए पेरेंट कंपनी हो गई। गेटिंग द पॉइंट, हाँ या ना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब अगर टाटा मोटर की कंपनी यूएस में है तो ये टाटा मोटर की सब्सिडरी हो गई। सब्सिडरी ऑफ टाटा मोटर्स। और अगर जनरल इलेक्ट्रिकल्स की इंडिया में कोई सब्सिडरी है तो वो सब्सिडरी ऑफ जी। अब काम कैसे करेगा भाई, देखिए, बैक टू बैक क्रेडिट। बैक टू बैक क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? सेम करेंसी में, लोकल करेंसी में, अपने रिस्पेक्टिव देश की करेंसी में जब लोग आपस में स्वैप करें, जब ट्रांजैक्शन करें, तो जनरल इलेक्ट्रिकल्स क्या करेगी कि अपने देश की जो कंपनी है, यानी कि भारत की जो सब्सिडरी कंपनी टाटा मोटर्स, उसको वो लोन दे देगी। यानी कि सब्सिडरी जो कंपनी जो टाटा मोटर्स में काम कर रही है वो यूएस की कंपनी है, तो उसका डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गया? डॉलर हो गया। Yes, sir. क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. टाटा Yes, sir. मोटर्स, Yes, sir. टाटा मोटर्स इंडिया की पेरेंट कंपनी, लेकिन वो अभी उसकी सब्सिडरी है यूएस में। तो ये जो यूएस सब्सिडरी है टाटा मोटर्स की, वो तो यूएसए में काम कर रही है ना, तो उसके लिए डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई? उसके लिए डॉलर। डोमेस्टिक करेंसी डॉलर हो गया। Dollar. अब क्या हो गया, ये जो यूएस बेस्ड कंपनी है, जो यूएस की पेरेंट कंपनी है, वो उसकी सब्सिडरी इंडिया में है, तो अब इसके लिए डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गया? इंडियन रुपी। Rupees. इंडियन रुपी हो गया। Yes, sir. अब ये अपने अपने एक्सचेंज रेट रिस्क को कैसे कम करेगा? कैसे कम करेगा? सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ये यूएस की जनरल इलेक्ट्रिकल्स इसको लोन प्रोवाइड कर देगा, इसको क्रेडिट दे देगा फॉर ए फिक्स पीरियड। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और ये टाटा मोटर्स क्या करेगा? टाटा मोटर्स भी जनरल इलेक्ट्रिकल्स को इंडियन रुपी में लोन दे देगा, क्रेडिट दे देगा फिक्स पीरियड के लिए। तो करेंसी जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस है, उससे दोनों ही देश की कंपनियां, दोनों देश की जो सब्सिडरी कंपनियां बच गई ना। नहीं नहीं तो क्या होता, ये इसको लोन देता। हाँ, तो अब ये टाटा मोटर जो इंडिया में है, पहले ये रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करता, फिर ये डॉलर के रूप में इसके पास आता। अब जब फिर ये इसको रिवर्ट करता तो फिर इसको डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके देना पड़ता। तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस का रिस्क है। तो बैक टू बैक क्रेडिट में क्या होगा कि इस तरीके के रिस्क से हम लोग साफ बच जाएंगे। एम आई क्लियर क्लास? यस सर। Yes. कोई दिक्कत नहीं है ना? No, sir. No, sir. अब आइए, कह रहा है अदर इंटरनल टेक्निक्स फॉर कवरिंग रिस्क। अदर इंटरनल टेक्निक्स फॉर कवरिंग रिस्क, इसमें यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. यस कह रहा है एन एक्सपोर्टर में फॉर एग्जांपल अग्री टू गिव डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट्स। एक्सपोर्टर क्या कर सकता है? जल्दी करने के लिए डिस्काउंट दे रहा है सर। ठीक है, क्या आपने कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या? कैश डिस्काउंट
Yes, sir. क्या होता है कैश डिस्काउंट? हर्षित, कैश डिस्काउंट क्या होता है? Harshit is not in the class. चलो, तो कैश डिस्काउंट क्या Sir, होता है बताओ जल्दी। इसमें इमीडिएट पेमेंट होता है कैश का। Immediate payment. नहीं, इमीडिएट पेमेंट को इनकरेज करने के लिए डिस्काउंट देते हैं। मैं आपके Discount. शॉप में गया, यस मैंने 25,000 रुपए का सामान खरीदा और मैं अब आपको कह रहा हूँ कि भाई हम आपको आज से 15 दिन के बाद पेमेंट करेंगे, तो आप देख रही हैं कि मेरा पैसा फंस जाएगा, तो आपने कहा कि भाई अभी अगर आप दे रही हैं तो हम आपको 2% का डिस्काउंट दे देंगे, 2% का कैश डिस्काउंट दे देंगे अगर अभी आप इस बिल पे पेमेंट कर दीजिएगा। तो मैं देखूंगा कि भैया रख के क्या करेंगे, 25,000 का 2% 500 रुपया क्या होगा, मेरा बच जाएगा। तो जब ये 500 रुपये मेरा बच गया तो आई विल अवेल दैट कैश डिस्काउंट। तो एक्सपोर्टर क्या करता है, अर्ली पेमेंट को रिसीव करने के लिए वो डिस्काउंट्स ऑफर कर देता है। तो डिस्काउंट किसको देगा? इंपोर्टर को देगा। एक्सपोर्टर डिस्काउंट किसको देगा? इंपोर्टर को देगा। क्यों? क्योंकि इंपोर्टर को पे करना है, आया ना? यस यस सर। Yes, ठीक है, sir. आगे। द डिस्काउंट रिप्रेजेंट्स अ कॉस्ट फॉर द एक्सपोर्टर। ये जो डिस्काउंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपोर्टर के लिए कॉस्ट है कि भैया हमको 2 महीने पहले पेमेंट लेना है, तो हमको टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स का कम से कम 1.5% 2% हमको कुछ ना कुछ बेयर करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पैसा फंस जाएगा। आ रही बात समझ में? यस Yes. यस सर। ठीक है, बट बाय डूइंग सो he avoids the exchange rate risk, ठीक है, diminishes credit risk and receives immediate cash। लेकिन ये जो थोड़ा सा 1-2% का डिस्काउंट है, इसको देकर बड़ी चालाकी से उसने 3 चीजों का समाधान एक साथ ढूंढ लिया। क्या क्या? एक तो अगर फ्यूचर में एक्सचेंज रेट रिस्क होता, 2 महीने के बाद 2.5 महीने के बाद जो भी फ्लक्चुएशंस होता, उस फ्लक्चुएशंस की वजह से होने वाले अनसर्टेनिटी और रिस्क को वो अभी बचा लेगा। दूसरा कि इमीडिएट बेसिस पे कैश पेमेंट हो जाएगा। तीसरा, क्रेडिट रिस्क की संभावना से भी वो अपने आप को बचा लेगा। मतलब कि अगर भविष्य में जो इंपोर्टर है उसकी माली हालत खराब हो गई और वो अपने कैश को या अपने डेट को ऑनर करने में असक्षम हो गया, तो वैसी हालत में बैड डेट्स की भी संभावना बढ़ जाएगी। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दोज या दीज 3 एलिमेंट्स, one is exchange rate risk, the second one is credit risk and the last one is blockage of cash। तो वो जो blockage of cash होगा उसको भी आप एक छोटे से तरीके से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रेटजी फॉर हेजिंग ट्रांजैक्शंस एक्सपोजर। बेसिक स्ट्रेटजी फॉर हेजिंग ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, इसके ऊपर हम लोग आए। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। Yes, sir. ठीक है, basically the strategy involves increasing hard currency, ठीक है, likely to appreciate assets and decreasing soft currency likely to depreciate। क्या कह रहा है? while simultaneously decreasing hard currency liabilities and increasing soft currency liabilities। देखिए इस पॉइंट को समझिए। बेसिकली द स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स, किस चीज को इन्वॉल्व करता है? इंक्रीजिंग हार्ड करेंसी लाइकली टू एप्रिशिएट, यानी कि हार्ड करेंसी का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी करेंसी जो एप्रिशिएट करेगी। तो करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया? करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब कि अब आपको क्या होगा, उसके बदले में अगर आप डोमेस्टिक करेंसी के एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं तो फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए आपको पैसा कम पे करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी क्या हो गया? डोमेस्टिक करेंसी के केस में इंपोर्टर को बेनिफिट पहुंचाएगा लेकिन एक्सपोर्टर को बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, एंड डिक्रीजिंग सॉफ्ट करेंसी, मतलब जितना भी एसेट्स है, एसेट्स अगर हार्ड करेंसी के फॉर्म में है, अगर वो एप्रिशिएट करने के फॉर्म में है तो उसको इंक्रीज करना,
सॉफ्ट करेंसी मतलब जिसकी वैल्यू डिप्रिशिएट करने वाली है, उसकी वैल्यू कम होने वाली है, तो उसको रिड्यूस करना। लायबिलिटी के केस में ठीक अपोजिट हो जाएगा। हार्ड करेंसी लायबिलिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और सॉफ्ट करेंसी लायबिलिटी को हम लोग इंक्रीज करेंगे, ये याद रखिएगा। For example, if a depreciation is likely to take place, the basic hedging strategy would be as follows: reduce the level of cash. कैश के लेवल को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कब, जब कोई करेंसी डेप्रिशिएट करने वाली होगी, तो करेंसी डेप्रिसिएशन में हम लोग कैश को क्या करेंगे, कम करेंगे। डिक्रीज अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल मतलब जिससे हम लोगों को पैसा रिसीव करना है, उससे भी जो हम लोगों को पैसा रिसीव करना है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। बाय टाइटनिंग क्रेडिट टर्म्स, इंक्रीज लोकल करेंसी बोरोइंग्स, डिले अकाउंट्स पेबल एंड सेल द वीक करेंसी फॉरवर्ड। एक काम करना, इसको मतलब बेसिक स्ट्रेटजी फॉर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ये आगे होगा मेरे ख्याल से, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना होगा। बेसिक हेजिंग टेक्निक्स इफ एप्रिसिएशन इज एंटिसिपेटेड, इफ डेप्रिसिएशन इज एंटिसिपेटेड। अगर तुम लोग ये टेबल देख पा रहे होगे, तो इस टेबल में यहाँ पे देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो टेबल दिख रहा है, if depreciation is anticipated, if appreciation is anticipated, Yes, sir. Yes, sir. इसको याद करना पड़ेगा, इसको रट जाना पड़ेगा। डिले पेमेंट्स ऑफ लोकल अकाउंट्स पेबल, तो डेप्रिसिएशन इज एंटिसिपेटेड। डेप्रिसिएशन इज एंटिसिपेटेड का मतलब वही होता है कि अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, तो उस वैसे में हालत में आप कैसे अपने आप को बचाएंगे। और एप्रिशिएट करने का मतलब जब लोकल करेंसी का वैल्यू इंप्रूव करेगा, यानी कि फॉरेन करेंसी वीकेन होगी। सेल लोकल करेंसी फॉरवर्ड, reduce levels of local currency cash and marketable securities, reduce local currency receivables, delay collection of hard currency receivables, accelerate imports of hard currency goods before depreciation of local currency। हाँ ठीक है, वही है, लोकल करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में ही है ये। लोकल करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर लोकल करेंसी का वैल्यू डेप्रिशिएट कर रहा है तो कौन कौन सी हेजिंग टेक्निक होगी, अगर लोकल करेंसी का वैल्यू एप्रिशिएट कर रहा है तो कौन कौन सी हेजिंग टेक्निक होगी। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम लोग एक काम करेंगे। हेलो हेलो सर। कुछ बोल रहा है? हाँ बोलो। सॉफ्ट करेंसी लायबिलिटी के केस में इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? सॉफ्ट करेंसी लायबिलिटी के केस में इंक्रीज होगा। अच्छा, और हार्ड को क्योंकि देखो क्या है, हार्ड करेंसी एसेट के केस में, अगर हार्ड करेंसी है एसेट के केस में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर सॉफ्ट करेंसी है एसेट के केस में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। Yes. समझ रहे हैं बात? यस सर। और उसका ठीक अपोजिट लायबिलिटी में होगा। ओके सर। मंडे से हम लोगों का जो मैंने कहा था कि मार्क्यू होना है, वो मार्क्यू होगा मंडे से, राइट। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स विल बी हैविंग द मार्क्यू। और मार्क्यू में जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स था वही आएगा। ये तो थर्ड चैप्टर था ना, करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। Yes, sir. Yes, sir. करेंसी रिस्क मैनेजमेंट के पहले का जितना भी होगा उसको हम लोग उस मार्क्यू में कवर करेंगे। आएंगे सारे लोग, अटेंडेंस बनेगा सारे लोगों का, लेकिन बैच 1 वाले का पहले होगा, जिनसे जहां से जहां तक मैं बोलूंगा रुकने के लिए वही लोग रुकेंगे, बाकी लोग चले जाएंगे।
ओके सर। एक दिन में सबका हो जाएगा सर? एक दिन में कैसे हो जाएगा अर्चित? वही तो 4 दिक्कत है। दिन का प्रोसेस है ये। प्रेजेंटेशन वगैरह जब करते हो तो 4 प्रेजेंटेशन में भी तो समय लगता है ना। यस सर। तब प्रेजेंटेशन में भी 3-4 दिन लग जाता है सबका। तो बैच 1 से स्टार्ट होगा ना पहला? हाँ, बैच 1 से ही स्टार्ट होगा पहले। ठीक है सर। अब इसमें क्या क्या बच रहा है करेंसी रिस्क के बाद? सर बुक में कंटेंट है ही नहीं, पता नहीं चल रहा रिस्क मैनेजमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा ना, वो हम अभी बता तक देंगे, सुना है। वो हम बता देंगे। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस अगर तुम लोग नीचे देखोगे, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। एक्सरसाइज में देखना। अच्छा, ये नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। ये दिख पा रहे हैं? What type of exchange exposure is a multinational enterprise subjected to? तो मल्टीनेशनल एंटरप्राइज के लिए एक्सचेंज एक्सपोजर क्या होता है? एक्सपोजर का मतलब मैं फिर से बता देता हूँ, रिस्क। एक्सपोजर का मतलब क्या होता है? एक्सपोजर इज ऑलवेज अ Risk. टर्म यूज्ड फॉर risk, रिस्क। उसके बाद है व्हाट इज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के लिए भी हम लोगों ने काफी डिटेल में बात की थी पहले। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या होता है कि जब कोई भी मल्टीनेशनल कंट्रीज आप या कंपनी आपस में ट्रेड करती है, मल्टीपल करेंसीज में ट्रेड करती है, तो वो ट्रांजैक्शन जब होता है, जब ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है, तो चूंकि डिफरेंट डेट्स वगैरह में होता है, इसलिए करेंसी रिस्क फ्लक्चुएशंस वहां पे इन्वॉल्व होता है, तो उसी को कहते हैं ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। तो व्हाट इज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, हाउ इज इट कैलकुलेटेड? उसके बाद है व्हाट डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट ट्रांजैक्शन एक्सपोजर्स, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। An enterprise buys and sells only in the local market. Can it remain indifferent to exchange rate variations of local currency? उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, explain the suitable examples, the technique of bilateral and multilateral netting. उसके बाद है what do you mean, what do you know about the technique of leads and lags? लीड्स और लैग्स पता है ना क्या होता है? क्या होता है लीड्स और लैग्स? लीड्स का मतलब क्या होता है? पेमेंट रिसीव पहले कर लेना, रिसीविंग द अमाउंट अर्लियर और मेकिंग पेमेंट्स अर्लियर। लीड का मतलब यही होता है। लैग का मतलब क्या होता है? डिले करना, ट्रांजैक्शंस को yes, डिले करना। What are the advantages of a re-invoicing center? ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। Write a note on the use of swaps in exchange risk hedging. इसमें भी आप लोगों को दो लिखना पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि क्रॉस क्रेडिट स्वैप्स था और बैक टू बैक था स्वैप। उसके बाद है डिस्कस व्हाट स्ट्रैटेजी कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ये वाला जो पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को हम लोग किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को रिड्यूस करने के लिए आप लोगों को वो जो टेबल था कि अगर करेंसी एप्रिसिएशन हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, उसके ऊपर भी हम लोगों को पढ़ना था। तो वही टेक्निक सब हम लोगों को याद करना पड़ेगा। यस सर। Right? यस सर। सर रिस्क मैनेजमेंट कब से स्टार्ट होगा? रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर मंडे से फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स एवरीबॉडी नीड्स टू ज्वाइन, और अटेंडेंस होने के बाद जो जिन रोल नंबर्स को मैं बोलूंगा रुकने के लिए, वो लोग रुक जाएंगे, बाकी लोग लीव कर जाएंगे। राइट? यस सर। yes sir। ठीक है, थैंक यू।